हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम यहां पर नई किताब स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 12 की समाजशास्त्र की यहां पर दूसरी पाठ्य पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। यहां पर आज हम चैप्टर नंबर 1 यानी संरचनात्मक परिवर्तन जो हुए हैं हमारे भारत में उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी जो इससे पहली वाली जो कक्षा 12 की किताब थी वो समाप्त हो चुकी है। उसमें जो अंतिम अध्याय था वो प्रोजेक्ट कार्य का था, यानी कि वहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क का था। उसे हमारे पढ़ने से हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, इसलिए वो चैप्टर वहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है। तो आज हम यहाँ पर आपकी जो नई किताब है उसका पहला अध्याय यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करें हम अपने भारत में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों की, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको समझने के लिए जरूरी ये बात है कि आपको अतीत के कुछ पक्षों की जानकारी भी हो। वास्तव में आपको यानी कि वर्तमान में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सबको समझने के लिए आपको भूतकाल की भी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और अतीत का ज्ञान ये किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारत में विविधता जो है हर पैमाने पर मौजूद है, बड़े पैमाने पर मौजूद है विविधता। तो हम उस विविधता को जानने के लिए, उस विविधता को समझने के लिए, हमें उसका अध्ययन करने के लिए हमें अतीत की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। भारत के अतीत की जानकारी आपको प्राचीन या मध्यकालीन भारत का इतिहास है इससे मिल जाती है। काफ़ी सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है कि अतीत में हमारा भारत कैसा रहा है, किस तरह का व्यापार रहा है, किस तरह का समाज रहा है। यहाँ पर वो सारी जानकारी आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मिल जाती है। वहीं आधुनिक भारत में जो विचार अभी आप देख रहे हैं, आधुनिक भारत में जो आप अभी तरह तरह के विचार या तरह तरह की जो गतिविधियां देख रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी ये है कि भारत के जो औपनिवेशिक अनुभव हैं उनको जानें। आप सभी ये जानते होंगे कि वर्तमान में जो भी आपके लोकतांत्रिक विचार पनपे हैं या लोकतंत्र में जो आपका संविधान निर्माण हुआ है, वो सब कहीं ना कहीं आपके औपनिवेशिक शासन की ही देन है। औपनिवेशिक शासन के परिणाम के स्वरूप आपने देखेंगे हमारे देश में क्रांति का विचार आया है, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है और स्वतंत्रता के बाद हमने एक संविधान भी तैयार किया है। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में आप विचार देख रहे हैं, तो अब वो विचार यकायक नहीं निकले हैं, अपने आप नहीं निकले हैं। एक कटु अनुभवों का हमारे सामने एक परिणाम है और उस परिणाम के स्वरूप आप अपने देश में आज वर्तमान आप उन विचारों की बुनियाद देख रहे हैं। भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाओं की शुरुआत खास करके औपनिवेशिकता की ही देन है, ये बात आप जान लीजिए। खास करके हमने इस दौर में पाश्चात्य उदारवाद और स्वतंत्रता को आधुनिक रूप में जाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी दौर में जब हमारे यहाँ नए नए विचार यहाँ पर आ रहे थे, यानी कि यहाँ पर एक विरोधाभासी स्थिति थी, जब नए नए विचारों से हमारे यहाँ के राष्ट्रवादी नेता अवगत हो रहे थे, यानी पश्चिम में जो क्रांतियां हो रही थी, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई है, अन्य जगहों पर यूरोप में क्रांतियां हो रही थी, उनके विचारों को ग्रहण कर रहे थे, उदारवाद वाले स्वतंत्रता वाले विचार। वहीं अगर आप बात करें आपका जो ब्रिटानिक उपनिवेश था भारत, यहाँ पर इन सब चीज़ों का अभाव था, स्वतंत्रता का भी अभाव था और उदारता का भी अभाव था। यानी एक और तो यूरोप में परिवर्तन चल रहा है, यूरोप में उदारवाद और स्वतंत्रता के विचार आ रहे हैं, लेकिन वही जो यूरोपीय एक संस्था है जो कि हमारे यहाँ उपनिवेशी शासन जमाए हुए है, वो भारत में इस तरह का विरोध कर रही है। देख लीजिए कितना विरोधाभास यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में हम जानेंगे और कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो हमारी समाज पर, उसकी संरचना पर, उसकी संस्कृति पर कहीं ना कहीं सबने जो कहीं ना कहीं एक दिशा प्रदान की है। आपका राष्ट्रीय आंदोलन, हमारी विधि व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था, हमारी राजनीतिक जीवन और संविधान, हमारे उद्योग, कृषि, हमारे नगर, हमारे गांव, इन सब पर आपके उपनिवेशवाद के विरोधाभासी पर अनुभव जो हैं इनका एक गहरा प्रभाव पड़ा है। यानी कि आप देखेंगे चाहे आपका राष्ट्रीय आंदोलन हो, आपकी जो भी कानून व्यवस्था भी चल रही है, चाहे राजनीतिक जीवन जो भी है, संविधान, यानी जितने विचार हैं, आप जितना अभी कुछ देख रहे हैं देश में परिवर्तन, वो सब औपनिवेशिक जो शासन है उसका ही परिणाम है। आपके देश में आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे देश में जो संविधान बना है, संविधान में जो भी विचार लिए गए हैं वो विविध देशों के संविधान को छानने के बाद हमने उन्हें कॉपी किया है, उनको जो अपने आत्मसात किया है। ये बात हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि हमने सभी देशों के जितने भी अच्छे अच्छे विचार थे उनको छान कर अपने संविधान में रखा है। तो यहाँ पर वही है, हमारे देश में स्थापित संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश प्रारूप पर प्रतिमानों पर आधारित है। यानी कि आपके संसदीय मॉडल जो भी है, ये जो कानूनी व्यवस्था है या शिक्षा प्रणाली जो अपनाई है हमने, वो वास्तव में जो ब्रिटिश हैं उनकी देन है। यानी यहाँ तक कि हम अपने यहाँ जो सड़कों पर बाएं चलते हैं, यानी लेफ्ट में चलते हैं, यानी आपने देखा होगा जब हम सड़क पर चलते हैं तो लेफ्ट में चलते हैं, बाएं तरफ चलते हैं, तो ये भी ब्रिटिश अनुकरण है। यानी कि ये ब्रिटिश, आप देखेंगे अमेरिका में जो है राइट तरफ चलते हैं, सीधी तरफ चलते हैं, जबकि यहाँ पर ब्रिटिश वाले में क्या किस तरफ चलते हैं, लेफ्ट साइड में चलते हैं, यानी बाईं तरफ चलते हैं।
इसके अलावा आप सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वाली जो गाड़ियां देखेंगे, ब्रेड आमलेट, कटलेट वगैरह, ये जो खाने वाली खाद्य जो वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री की वस्तुएं, ये भी भारतीय प्रचलन में नहीं है। नहीं, ये सब हमें जो यूरोपी हैं, यानी कि जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए हैं, उनके रहन सहन से हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं। यहाँ तक कि आपके यहाँ एक फेमस कंपनी है, बिस्किट निर्माण वाली कंपनी है, इसका नाम है ब्रिटानिया। यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा है, वो भी ब्रिटेन से संबद्ध है। यानी आपने सुना होगा एक प्रसिद्ध बिस्कुट निर्माता कंपनी का नाम भी ब्रिटेन से संबद्ध है, यानी इसका नाम है ब्रिटानिया। आपने सुना होगा ब्रिटानिया के बिस्किट, तो ब्रिटानिया जो नाम लिया गया है वो ब्रिटेन से ही यहाँ से इतना इंस्पायर है। आप ये भी देखते होंगे अनेक स्कूलों में आज नेक टाई पोशाक का प्रचलन है। तो ये जो इस तरह की जो वेशभूषा देख रहे हैं, ये भारतीय वेशभूषा नहीं है, बल्कि पाश्चात्य वेशभूषा है, ये बात आप जान लीजिए। तो लेकिन आज भी हमारे यहाँ अच्छे तरह से लोग पहन रहे हैं इसको। रहन सहन में आप देखते होंगे आए दिन जो भी बच्चे जाते हैं, जो भी नित्य स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उन सभी से यही अपेक्षा की जाती है प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए। तो उसमें कहीं ना कहीं ये टाई वगैरह या फिर जो पाश्चात्य जो भी संस्कृति है, तो पाश्चात्य संस्कृति की जो भी वेशभूषा है उसका अनुकरण करने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है, और यही हमारे भारतीय समाज में आज चल भी रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे, हम प्राय पश्चिम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अक्सर विरोध भी करते हैं। यानी कि हमने कई बार क्या है, हम पश्चिम के जो विचार हैं उनकी प्रशंसा भी कई बार करते हैं और कई बार उनका विरोध भी करते हैं। यानी कि वास्तव में आप ये देखेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा बना हुआ है। आप सभी जानते हैं जो हमारे यहाँ अंग्रेजी हमारे भारत में लाने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है। यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था की जो नींव रखी है लॉर्ड मैकाले ने ही रखी है, और लॉर्ड मैकाले ने इस तरह से नींव रखी है कि पूरी तरह से हमारे यहाँ के जो भारतीय हैं केवल तन से वो भारतीय रह गए, यानी शारीरिक रंग से भारतीय रह गए, मस्तिष्क से पूरी तरह से वो उनके अंदर वही यूरोपीय विचार पनप गए। तो वही बात आज भी यहाँ पर रखी गई है, यानी शिक्षा व्यवस्था हमारी जैसी की तैसी आज की भी बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम लगातार अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति को भूलकर हम जो विदेशी भाषा है उसको पढ़ने में, उसको सीखने में लगे पड़े हैं, क्योंकि हमें रोजगार का सवाल है। सबसे बड़ी बात दिक्कत ये आ जाती है। तो यहाँ पर वही अंग्रेजी का उदाहरण यहाँ पर लिया गया है कि हम अंग्रेजी भाषा का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके बहुआयामी और विरोधात्मक प्रभाव से हम सब परिचित हैं। यानी इसके बहुत सारे जो आयाम हैं और इन सबके जो विरोधी प्रभाव हैं, इन सबसे हम परिचित हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये पाते हैं कि बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं भी की हैं। तमाम भारतीय आपको ये भी देखने को मिलेंगे, यानी इतना विरोध होने के बावजूद भी तमाम रचनाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजी में रचनाएं भी लिखी हैं। जैसे सरोजिनी नायडू हुई हैं, सरोजिनी नायडू ने तमाम रचनाएं अपनी जो है अंग्रेजी में लिखी हैं। तो अंग्रेजी के ज्ञान के कारण भारत को एक भूमंडलीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशेष स्थान प्राप्त है, यानी जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइज मार्केट कहते हैं। तो इस मार्केट में हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इंटरेक्ट कर पाए हैं और इसमें अपना स्थान भी बना पाए हैं। लेकिन आज भी आप ये नहीं भूला जा सकता है कि अंग्रेजी आज भी विशेषाधिकारों की द्योतक है, यानी एक विशेष अधिकारी की द्योतक के रूप में है अंग्रेजी आज भी है। और जिसे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता उसे रोजगार के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बात आप सब हम जानते हैं, खास करके यूपीएससी एग्जाम वाले तो बहुत अच्छे से अवगत होंगे। यूपीएससी के पेपर में जो हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी होते हैं उन्हें खास करके अंग्रेजी को लेकर बहुत परेशानी होती है। जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में लगातार जो इंटरव्यूअर होते हैं वो हिंदी में प्रश्न पूछकर वहाँ पर अंग्रेजी में बात करते हैं, तब हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है, हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों की जो रैंक है बहुत पीछे रह जाती है। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनेक वंचित समूहों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान देने वाली बात यह है, और मैं आपसे अक्सर कहता भी हूँ, समाजशास्त्र में हर आयाम पे चर्चा होती है। किसी चीज को लेकर केवल और केवल एक थिंकिंग हम क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि उसको विविध रूपों से, यानी कि इधर से उधर से हम सब तरफ से देखते हैं कि भाई इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सकारात्मक क्या पड़ा है, नकारात्मक क्या पड़ा है। तो यहाँ पर वही बताया है, एक और अंग्रेजी के आने से ये हुआ कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी संस्कृति है, वो तो कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजी के आने से आपके जो वंचित समूह हैं उनको लाभ प्राप्त हुआ। वो लाभ कैसे प्राप्त हुआ? आपको ये पता होगा कि हमारे देश में रहने वाले जो दलित समूह हैं वो सदियों से शिक्षा से वंचित रहे हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहा है। तो जब औपनिवेशिक भारत में ये औपचारिक रूप से आपकी जो पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली गई है, तो शिक्षा के दरवाजे इन लोगों के लिए भी खोल दिए गए हैं। तो परंपरागत व्यवस्था में वही लिखा गया है कि दलितों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ता था, लेकिन अंग्रेजी के ज्ञान के लिए अब दलितों के लिए भी अवसरों के द्वार खुल गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था लागू की थी, शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने सभी के लिए यहाँ पर शिक्षा के दरवाजे खोल दिए थे। तो इस वजह से यहाँ पे दलित भी यहाँ पर शिक्षित हो पाए और दलितों ने अपने आप को अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी कर पाया है। ये बात समझ सकते हैं आप। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी के आने से हमारा पूरा कल्चर कह सकते हैं नष्ट हो गया, नहीं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे समूहों को लाभ भी मिला है, वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम इस अध्याय के भीतर हम उन
अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों का उल्लेख किया है जो उपनिवेशवाद के कारण आए। यानी उपनिवेशवाद ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना में नवीन परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। ये सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के आने से हमारे यहाँ एक राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ है, आर्थिक हुआ है और सामाजिक संरचना में भी यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला है। यहाँ पर अब स्टार्ट होता है आपका मूल चैप्टर। अब तक तो आप प्रस्तावना जान रहे थे कि किस तरह से चैप्टर की जहाँ पर पृष्ठभूमि ये तैयार की गई है वो बताया गया था। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है उपनिवेशवाद की समझ कि वास्तव में उपनिवेशवाद होता क्या है। जो शब्दावली है आपकी उपनिवेशवाद सुनते आ रहे हैं, ये होता क्या है। तो उपनिवेशवाद की यहाँ पे परिभाषा भी लिखी हुई है कि एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। यानी एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को यहाँ पर उपनिवेशवाद माना जाता है। और आधुनिक काल में आप उठाकर देखें तो आपका पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, खास करके ब्रिटेन वालों ने लगभग दुनिया के सभी देशों पर अपना प्रभुत्व जमाया है, सभी देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित किया है। ब्रिटेन एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने किसी भी देश को नहीं छोड़ा है। सभी जहाँ जहाँ गए हैं सभी जगह लूटमार की है। ये बात हकीकत है, इतिहास उठाकर आप देख लीजिए। भारत के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ काल और स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के समूहों उन विभिन्न क्षेत्रों पर शासन रहा है। यानी कि भारत का अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत के इतिहास में जो औपनिवेशिक शासक हैं वो नए हैं, नहीं। इससे पहले भी, इससे पूर्व में भी भारत में तमाम जो है विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ आते रहे हैं। लेकिन चूंकि विदेशी आक्रांता जो आए हैं वो उनकी खास बात ये थी, या तो लूट कर चले गए हैं, लूटने के उद्देश्य से आए हैं, या फिर वो यहीं पर आकर रह बस गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। लेकिन औपनिवेशिक शासन किसी अन्य शासन से और अधिक प्रभावशाली रहा है। वो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं क्योंकि उनका जो प्रभाव था, उनका समाज पर जो प्रभाव था, वो समय के साथ कम होता चला गया, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। लेकिन ये औपनिवेशिक शासक जो है ये हाल के ही वर्षों में आए, लगभग 250 साल पहले आप देखेंगे, 250 साल से पहले से इनका जो है राज स्थापित हुआ है अच्छी तरीके से। तो इनकी वजह से जो भी परिवर्तन आए हैं वो अत्यधिक गहरे हैं और भेदभावपूर्ण है। यानी इन्होंने जो भी व्यवस्था अमल में लाई है वो वास्तव में उसका दुष्परिणाम आप आज भी देख रहे हैं, वर्तमान में भी देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे जो पुरानी वाली व्यवस्था थी, यानी पुराने समय में जो भी विदेशी आक्रांता तमाम आए हैं, तमाम विदेशी आक्रांताओं के बारे में आप जानते होंगे। मध्यकाल में तो सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ आए हैं। तो जो विदेशी आक्रांता आए थे वो एक बार में लूट मार करके चले गए हैं या फिर यहाँ पर आकर रहने लगे। जैसे आप देखेंगे जो अकबर के वंशज हैं वो यहाँ पर आकर रहने लगे, अपना शासन स्थापित किया है। तमाम ऐसे शासक हुए हैं जो भाग भाग कर हमारे यहाँ आए लेकिन अपना शासन यहाँ पर स्थापित कर लिया है, यहीं की मिट्टी में मिल गए हैं, यहीं की मिट्टी में रहने लगे हैं। तो उन्होंने हमारे समाज को ज़्यादा परिवर्तित नहीं किया है, उन्होंने हमारे यहाँ के समाज की आर्थिक संरचना को परिवर्तित नहीं किया है। लेकिन जो ब्रिटेन वालों के माइंड में जो दिमाग में चल रहा था, ब्रिटेन वाले के दिमाग में यही चल रहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना देश मजबूत बनाना है, यानी हमें केवल और केवल ब्रिटेन को पूंजीवादी देश बनाना है। तो यहाँ पर आप वही बात बताई गई है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पूंजीवाद के आने से पहले के साम्राज्य और पूंजीवादी दौर के शासन में गुणात्मक अंतर है। यह हकीकत बात है। जितना यहाँ पर आपके औपनिवेशिक शासन ने देश को नुकसान पहुँचाया है, उतना उससे पूर्व में आने वाले जो भी साम्राज्य उन्होंने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया है। यानी पूर्व पूंजीवादी शासक अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त कर सके जो उनके निरंतर शासन या फिर विरासत से व्यक्त होता है। यानी कि वो या तो अपने प्रभुत्व के दम पर, यानी तलवार के दम पर अपना शासन प्राप्त किया है, या फिर विरासत में उन्हें शासन मिल गया है। उन्होंने इतना ज़्यादा संरचना हमारी समाज की परिवर्तित नहीं किया जितना औपनिवेशिक शासन ने की है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन में 1% भी भारत का भला था ही नहीं। केवल और केवल क्या था, भारत को लूट मार करना और लूट मार के यहाँ से सब कुछ निचोड़ कर ले जाना। और इसमें सफल भी हुए हैं, बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। तो आप देखेंगे कितना यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ से हुआ है, वो भी आप देखेंगे। यानी कुल मिलाकर पूर्व पूंजीवादी शासक समाज के आर्थिक आधार में हस्तक्षेप नहीं कर सके हैं। यानी अगर आप इतिहास उठाकर देखें और कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे जो पूर्व पूंजीवादी शासक, यानी पूर्व पूंजीवादी का मतलब क्या है, अंग्रेजों से पहले के जो भी शासक हमारे यहाँ आए हैं वो वास्तव में हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। यानी मान लीजिए सोना लूट कर ले गए, चांदी लूट कर ले गए, जो भी जनता को लूट कर ले गए वो एक बार ले गए। ऐसा नहीं रहा है कि भाई वो उन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया हो, व्यापार तंत्र ही ध्वस्त कर दिया हो। इस तरह की गतिविधियां नहीं हुई हैं जैसा कि अंग्रेजों ने सुनियोजित तरीके से हमारे व्यापार को ध्वस्त किया है, सुनियोजित तरीके से पूरे व्यापार तंत्र को हमारे यहाँ खत्म किया गया अंग्रेजों ने। तो ये अंतर है यहाँ पे, वही बताया गया है। यानी कि इसके विपरीत जो ब्रिटानी उपनिवेशवाद है ये पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। ये बात हम सब जानते हैं, इतिहास में भी पढ़ चुके हैं। और इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं, ब्रिटिश वालों का उद्देश्य केवल यही था कि केवल और केवल हमारा उत्पाद, हमारा बाजार और हमारा देश ही संपन्न बने और दूसरे देशों को केवल और केवल हम यहाँ पर चूसते रहें। तो वही है यहाँ पर कि जो ब्रिटानी उपनिवेशवाद ने न केवल भूमि स्वामित्व के नियमों को यहाँ पर इन्होंने लागू किया है,
बल्कि साथ साथ इन्होंने ये भी निर्धारित किया है कि कौन सी फसल उगाई जाएगी या फिर कौन सी नहीं। जैसे नील की खेती करवाई है हमारे यहाँ, ठीक है, चाय के बागान लगवाएं, कॉफी के बागान लगाए हैं, यानी इसने उत्पादन के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा है। यानी उत्पादन क्या होगा इसमें इन्होंने अपना हस्तक्षेप किया है। यानी जो उत्पादक है उनके ऊपर जोर डाला है कि आपको ये खेती करनी ही पड़ेगी जो हम बताएंगे, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा जो हम बताएंगे। तो यहाँ तक कि जो भी आपके जंगल थे, जिन जंगलों में निवास हुआ करता था हमारी जनजातियों का, उन जंगलों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। यानी उन्होंने पेड़ों की कटाई और बागानों में चाय की खेती की शुरुआत कराई है। यानी जहाँ जहाँ सघन वन थे उन सब की कटाई करवाई है, उसकी जगह चाय के बागान लगवाए हैं। जंगल को नियंत्रित करने वाले, प्रशासित करने के लिए इन्होंने अनेक कानून बनाए हैं। तो इन कानूनों के बनने की वजह से आप देखेंगे कि ग्रामीण, चरवाहे, गड़रिए और इन सब का जंगलों में आने जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से इनकी आजीविका, जो ये समुदाय थे जो कि वनों में ही पले बड़े हैं, वनों में ही आगे बढ़े, यानी प्रकृति प्रेमी समुदाय जो रहे हैं, प्रकृति की गोद में जो पले बड़े समुदाय हैं, जनजाति समुदाय हैं, उनको पूरी तरह से इन्होंने नष्ट कर दिया, उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को भी बढ़ाया है। यानी आप देखेंगे उपनिवेशवाद के दौर में आप देखेंगे लोगों ने लंबी लंबी यात्राएं भी की हैं और यात्राओं के उपरांत एक स्थान के निवासी दूसरे स्थान पर जाके बस गए हैं। जैसे आज के झारखंड प्रदेश से उन दिनों बहुत से लोग चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए असम आए हैं। और उन्हीं दिनों आप देखेंगे एक नए मध्य वर्ग का उदय भी हुआ है जो मुख्यतः बंगाल और मद्रास क्षेत्र से था। यानी आप देखेंगे हमारी सामाजिक संरचना में भी यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। एक नया वर्ग यहाँ पर वर्कर आया है और यहाँ पर ये वर्ग वो था नौकर पेशाओं का वर्ग था, यानी नौकरी करने वाले लोग हैं उनका वर्ग था। यानी इसमें वे लोग थे जिनको उपनिवेशवादी शासन ने देश के विभिन्न भागों से सेवा के लिए चुना था। इसके अलावा विभिन्न पेशेवर लोग थे जैसे डॉक्टर, वकील, ये भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो नौकर पेशाओं का जो वर्ग है वो भी यहाँ एक सामने निकल कर आया है और अब नौकरी करना वास्तव में एक प्रोफेशन बन गया, पेशा बन गया है कि भाई हमें नौकरी लेनी है। यहाँ पर आप देखते हैं कि उपनिवेशवादी शासन ने जो है भारतीय मजदूरों और दक्ष जो सेवाकर्मी हैं इनको जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में स्थित जो उपनिवेश हैं, यहाँ पर इनके उपनिवेश जैसे मध्य अमेरिकी देशों में थे, तो वहाँ पर इन्होंने भारतीय मजदूरों को भेजा है। तो तमाम जो भारतीय मजदूर उन देशों में गए हैं वो कभी अपने देश लौट ही नहीं पाए हैं, क्योंकि इनके कंडीशंस कुछ ऐसी थी, इनके रूल्स रेगुलेशन कुछ ऐसे थे कि वो लोग कभी अपनी वतन वापसी कर ही नहीं पाए, वहीं के निवासी बनकर रह गए। तो आज आप देखते होंगे जैसे वेस्ट इंडीज में है, भारतीयों के वंशजों को भारतीय मूल का माना जाता है। इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उपनिवेशवादी शासन ने हमारी पूरी तरह से हमारे कह सकते हैं समाज की संरचना को हिला के रख दिया है। यानी वस्तुतः उपनिवेशवाद बृहद एवं तीव्र रूप से लाए गए परिवर्तनों की एक कहानी थी। इनमें से कुछ परिवर्तन तो अप्रकट रूप में थे, अप्रकट का मतलब सामने नहीं आए, लेकिन कुछ जो थे सुनियोजित तरीके से थे। जैसे हमारे भारतीय व्यापार तंत्र को ध्वस्त करना एक सुनियोजित, सोची समझी साजिश थी इनकी। किस तरह से हमें भारतीय बाजार को खत्म करना है ताकि भारतीय केवल क्या बने, केवल उपभोक्ता बनकर रह जाए, उत्पादक बन ही ना पाए, यानी हमारे सामने हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में कोई प्रोडक्ट हो ही ना। तो यहाँ पर आप पाते हैं पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि उससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। यानी ये बात आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे किसका कथन था कि हम एक ऐसे भारतीय वर्ग को तैयार कर रहे हैं जो रंग रूप से तो भारतीय हो लेकिन विचारों से ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम। तो ये किसका कथन था, ये कमेंट में आप बताएंगे। इनके बारे में आपको मैंने इतिहास में पढ़ाया है। तो यहाँ पर वही था, इनका कॉन्सेप्ट यही था कि भारतीय केवल सकल सूरत से तो भारतीय हों, वो रंग रूप से जो भी है उनका स्थानीय रूप से वो भारतीय हों, लेकिन उनकी जो विचार हों, जो हम हैं, वही ऑर्डर का वो पालन करें। तो इस तरह की शिक्षा पद्धति की नींव डाली गई है। तो लेकिन हम यहाँ पर ये भी पाते हैं कि यही पश्चिमी शिक्षा पद्धति जो है बाद में एक राष्ट्रवादी चेतना और उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का माध्यम बनी है। यानी जब हम उसी शिक्षा से, जो ब्रिटिश हुकूमत की शिक्षा है, उससे हम अपने आप को शिक्षित किया है, अपने ज्ञान को हमने अर्जित किया है, तो हमने हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद का उदय भी हुआ है। हमने उपनिवेश का विरोध करना भी स्टार्ट कर दिया जब हम शिक्षित हो गए हैं। हमने तमाम जो विभिन्न देशों में हो रही क्रांतियों का अध्ययन भी किया है, उससे हम और भी ज़्यादा अपने देश के प्रति सचेत हुए हैं, एक राष्ट्र को हम जान पाए हैं कि वास्तव में एक राष्ट्र के क्या मायने होते हैं। तो वो सब आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उपनिवेशवाद के आयामों और तीव्रता को समझने के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि पूंजीवाद की संरचना को भी यहाँ पर समझा जाए कि पूंजीवाद की संरचना होती क्या है। देखिए, पूंजीवाद के बारे में मैंने अर्थशास्त्र में आपको चैप्टर 1 में बताया था कि पूंजीवाद वास्तव में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है, तो इसे पूंजीवादी वर्ग कहते हैं। कक्षा 12 की जो आपकी किताब है, पहली पाठ्य पुस्तक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हम चर्चा कर चुके हैं। वैसे मैंने आपको जो रमेश सिंह की जो किताब चल रही है आपकी वर्तमान में, जिसका मैं लेक्चर ले रहा हूँ वहाँ पर चैप्टर 1 में भी मैंने पूंजीवाद के बारे में जिक्र किया है। आपने अगर पढ़ा होगा, रेगुलरली आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा।
यानी आप ये देखेंगे, हम पूंजीवाद के विचार को ले लें तो पूंजीवाद पश्चिम में और भारत में एक जैसा नहीं आया। यानी पश्चिम में जो पूंजीवाद का जो प्रभाव है और भारत में जो प्रभाव है उसमें जमीन आसमान का अंतर रहा है, वो यहाँ पे बताया गया है। पश्चिम में पूंजीवाद का प्रारंभ एक जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है और इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से यूरोप द्वारा शेष दुनिया की खोज, गैर यूरोपीय देशों की संपत्ति और संसाधनों का दोहन, विज्ञान और तकनीक का अद्वितीय विकास और इसके उपयोग से उद्योग और कृषि में रूपांतरण आदि सम्मिलित है। यानी पश्चिम में जो पूंजीवाद आया है उसकी देन क्या है, इन्होंने जहाँ जहाँ पर शोषण किया है, जहाँ जहाँ से लूट मार करके सामान लेकर गए हैं, जहाँ पर धन संपदा बटोर कर ले गए, उसके जरिए अपने यहाँ इन्होंने क्या है पूंजीवाद की नींव रख पाए हैं। पूंजीवाद को प्रारंभ से ही इसकी गतिशीलता, वृद्धि की संभावनाएं, प्रसार, नवीनीकरण और तकनीकी और श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना गया। क्योंकि पूंजीवाद में क्या था, एक बृहद उत्पादन था और बृहद उत्पादन की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स भी हमें चाहिए था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा गतिशील से माना गया है, इसमें वृद्धि की संभावनाएं भी ज़्यादा थी, खास करके यहाँ पर इनोवेशन वगैरह बहुत ज़्यादा, नवीनीकरण वगैरह इसके ज़्यादा थे, टेक्नोलॉजी वगैरह के एस्पेक्ट से या श्रम के उपयोग से ये बेहतर मानी जा रही थी। तो पूंजीवाद का यहाँ पर समर्थन भी हुआ है। और खास करके आप देखेंगे जो पूंजीवादी दृष्टिकोण से बाजार को एक बृहद भूमंडलीकृत रूप में भी यहाँ पर देखा गया है, यानी ग्लोबलाइज मार्केट के रूप में भी यहाँ देखा जाने लगा जैसे पूंजीवाद का आगमन हुआ है। तो यहाँ पर आप यही देखेंगे, अगर पूंजीवादी व्यवस्था सशक्त आर्थिक व्यवस्था बन सकती है तो राष्ट्र राज्य भी सशक्त एवं प्रबल राजनीतिक रूप ले सकता है। देखिए यहाँ पर दोनों ही बातें हैं, समझने वाली बात है। जैसा कि ब्रिटेन में हुआ, अमेरिका में हुआ कि वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था ही, वहाँ पर एक सशक्त आर्थिक व्यवस्था थी। हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्र राज्य की जो भावना है ये भी एक सशक्त और प्रबल राजनीतिक रूप हमारे यहाँ लिया है और दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है। यानी आज ये बड़ा स्वाभाविक लगता है कि हम सब राष्ट्र राज्य में रहते हैं और हमें राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र की नागरिकता स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। यानी आज के समय में आप देखेंगे, आप जिस जगह जन्म ले रहे हैं, जिस जगह की जो सीमाएं हैं इनके भीतर आप जन्म ले रहे हैं, उसकी नागरिकता आपको मिल जाती है। यानी एक राष्ट्र राज्य का अब जो आप देख सकते हैं आपको अनुभव हो जाता है। वहीं जब पहले के समय की बात करें, यानी एक समय ऐसा भी था जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से कहीं आने जाने के लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आप देखेंगे कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय जो आगमन है इनके लिए पासपोर्ट का अधिक चलन नहीं था, केवल कुछ ही क्षेत्रों या कुछ ही लोगों के पास पासपोर्ट होता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जो देखेंगे आप पासपोर्ट वगैरह का चलन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर फिर राष्ट्र राज्य का जो प्रादुर्भाव है, राष्ट्र राज्य का उदय है, वो लोगों के अंदर आने लगा कि भाई हम किस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, किस राष्ट्र के निवासी हैं। तब से पहले तो लोग कहीं भी आ जा सकते थे, कहीं भी बस जाते थे, कहीं भी किसी के देश के निवासी बन जाते थे, जो भी उन्हें सूटेबल लगता था। लेकिन जब लोगों के अंदर भाव आया है कि हाँ हमारा जन्म इस मिट्टी में हुआ है और यही हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है, राष्ट्र राज्य का भाव आया है, तब से फिर अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर पक्का करने के लिए पासपोर्ट का चलन भी यहाँ पर हो चला है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि सरकार को एक विशेष क्षेत्र यानी टेरिटरी में संप्रभुता प्राप्त होती है और इसमें रहने वाले लोग एक राष्ट्र के नागरिक होते हैं। नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। यानी वास्तव में जो नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य वाला विचार है इसमें राष्ट्रवादी विचार है और राष्ट्रवादी विचार होने की वजह से इससे घनिष्ठ रूप से संबद्ध भी है। राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के समूह को स्वतंत्रता एवं संप्रभुता प्राप्त होती है। राष्ट्रवादी सिद्धांत ये कहता है कि एक राष्ट्र में रहने वाले लोगों को जो है उस देश की सीमाओं के भीतर स्वतंत्रता होती है, संप्रभुता होती है। इन संप्रभुता का मतलब क्या है, अपना डिसीजन लेने का खुद अधिकार है, कोई उनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पर होता है, ये एक राष्ट्रवादी सिद्धांत यहाँ पर ये कहता है। तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर बताया गया है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं, यानी शुरुआत में तो हम नहीं जानते थे कि राष्ट्र होता क्या है। शुरुआत में तो लोगों की आस्था किस तक थी, केवल अपने राजा तक थी। राजा से मतलब क्या, जो जिस रियासत से रहने बिलोंग करने वाले लोग थे वही उनका देश हुआ करता था। लोग ये मान के चलते थे कि यही हमारा देश है, यानी हमारे राजा की जो रियासत है वही हमारा सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे लोगों के अंदर शिक्षा का प्रसार हुआ है, शिक्षा का प्रसार बढ़ता गया है, लोग शिक्षित होते गए हैं, लोगों ने अपने अतीत को खोजना स्टार्ट कर दिया कि अतीत में हमारा भारत कैसा रहा था। तो अतीत में उन्होंने पाया कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा भारत हमारा एकीकृत रहा है, अखंड भारत रहा है। तब लोगों के मन में ये भाव आया कि ये राजा महाराजा तो बाद में छोटे छोटे विभक्त हो गए, हम तो एक अखंड भारत से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे करके लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का यहाँ पर कह सकते हैं उदय हुआ है और लोग जान पाए हैं कि भारत केवल हमारे रियासत तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत का एक विशाल भूभाग है और यहाँ पर रहने वाले जो विभिन्न समुदाय हैं वो सब इसी विशाल भूभाग के अभिन्न अंग भी हैं। तो ऐसे करके राष्ट्रीयता का यहाँ पर उदय हुआ है। तो राष्ट्रीयता के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, खास करके आपकी क्लास 7th वाली हिस्ट्री जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पर भी चर्चा की थी, क्लास 7th या 8th में। नगरीकरण और औद्योगिकरण, अगली हेडिंग आपकी जो है नगरीकरण और औद्योगिकरण। आप सभी लोग ये जानते हैं औपनिवेशिक शासन के
उत्तराधिकार के रूप में हमने यहाँ पर नगरीकरण और औद्योगिकरण हमें प्राप्त किया है। यानी ये औपनिवेशिक शासन की देन है, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो जो औपनिवेशिक अनुभव है वो कैसे रहे हैं, इसके मामले में औपनिवेशिक अनुभव कैसे रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। खास करके आप देखेंगे 1750 ईस्वी के बाद औद्योगिकरण का प्रारंभ हो गया है यूरोप में। तो औद्योगिकरण का संबंध खास करके यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, जो शक्ति व गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। यानी कि यहाँ पर मानव का ज़्यादा उपयोग नहीं है बल्कि मशीनों पर ज़्यादा निर्भर है। यहाँ पर बहुत सारी जो पश्चिमी समाजशास्त्री पुस्तकों में ये भी बताया गया है कि अति विकसित परंपरागत सभ्यताओं में भी खेत या जमीन पर उत्पादन से संबंधित कार्य करने के लिए अधिकाधिक मानवों की आवश्यकता होती थी। यानी कि जो तमाम वेस्टर्न राइटर की जो किताबें लिखी हुई हैं समाजशास्त्र के ऊपर, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि हम कितना भी औद्योगिकरण फैला लें, औद्योगिकरण के भीतर जो क्रियाकलाप हो रहे हैं जैसे खेती के कार्य, यानी कोई भी देश हो, आप बेशक फैक्ट्रियां कितनी भी लगा लें, लेकिन बिना अनाज के आप जीवित थोड़ी ना रहेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, कितना भी आप कह लें कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कितना भी कुछ कह लें, लेकिन किसान अगर अनाज नहीं उपजाएगा तो वास्तव में खाने को आपको नहीं मिलेगा। ये भी ध्यान रखना। इसलिए खेती भी बहुत जरूरी है। यानी आप मंगल ग्रह से खाना नहीं आएगा आपके लिए, सॉफ्टवेयर से गूगल से डाउनलोड नहीं होगा आपके लिए। यानी खेती, जो लोग कह रहे हैं खेती बेकार है, कुछ किसी काम की नहीं, ऐसा कभी ना सोचें। यानी जिस अन्न को खा रहे हैं उसी अन्न की बदौलत आप ये अपने अंदर ऊर्जा भी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो तमाम लोग होते हैं ऐसे, इनके अंदर भाव है कि नहीं खेती वगैरह बेकार है, नहीं, खेती भी जरूरी है। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर तमाम पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं, उनके मन में यही भाव था। उन्होंने बताया कि भाई कितना भी कोई सभ्यताएं हों, विकसित परंपरागत सभ्यताएं रही हों, कोई भी रहा हो, उनमें ये सब जो क्रियाकलाप होते हैं इनके लिए अधिकाधिक मानवों की आवश्यकता होती थी। लेकिन यहाँ बताया गया कि अपेक्षाकृत निम्न तकनीकी विकास की वजह से बहुत ही कम लोग कृषि कार्य से अतिरिक्त कुछ अन्य आसान व्यवसाय कर सकते थे। यानी कि हम पूर्व काल के जो समाज हैं उनमें ये देखते हैं, उस समय हमारे पास विकल्प नहीं थे। यानी कोई भी व्यक्ति है, जैसे भारत में ही रहने वाला व्यक्ति है, उसके पास खेती के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि कैसे अपनी आजीविका चलाए, कोई ऑप्शन था ही नहीं। मोस्टली लोगों का ऑप्शन क्या था, खेती से उन्हें दो जून की रोटी प्राप्त हो जाती थी, वही पर्याप्त थी। क्योंकि उस समय जो आज आप देख रहे होंगे मोबाइल, टैबलेट, ये लेना है, वो लेना है, यहाँ घूमने जाना है, ये साधन तो थे नहीं, तो लोगों को, और लोगों के उस समय ऐसी भी कोई वो नहीं थी कि भाई हर चीज़ के लिए पैसा लगता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लोग अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करते हुए अपना जीवन जो है जहाँ पर कह सकते हैं गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन आज के समय में नहीं है। आज के समय पूरा आर्थिक तंत्र है, तो आर्थिक तंत्र में पैसे की महत्ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो आपके अभी के समाज है, इसके विपरीत औद्योगिक समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते हैं। यानी आप जो प्राचीन समाज है वहाँ पर आप देखते हैं, जो पूर्व काल के समाज है वहाँ पर केवल लोगों के पास कृषि कार्य के अलावा विकल्प नहीं है। जबकि औद्योगिक समाज में क्या है, कारखानों में लोग जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग अफसर भी बन गए हैं, कुछ अपनी दुकानें भी चला रहे हैं। ऐसे करके आप देखेंगे जैसे जैसे औपनिवेशिक समाज है या औद्योगिक परिवेश जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोगों की संख्या कम होती जाती है। पश्चिम में 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं। यानी ये देखने को मिला है कि पश्चिम में औद्योगिकरण का जन्म पश्चिम में ही हुआ है। तो पश्चिम में नगरीकरण बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा, क्योंकि लोगों के पास रोजगार के साधन थे नहीं। वहाँ पर तमाम ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गई जिस वजह से खेती व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी और लोग शहरों की ओर दौड़ पड़े थे रोजगार की तलाश में। तो यहाँ पर अक्सर हम नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं औद्योगिकरण का विकास होगा तो नगरीकरण में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी, और ये दोनों प्राय एक साथ होने वाली प्रक्रिया हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि औद्योगिकरण बढ़े और नगरीकरण ना बढ़े, ये कभी कभी इसका अपोजिट भी हो जाता है। आप ब्रिटेन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, जो औद्योगिकरण का विचार है इंग्लैंड से ही निकला हुआ है। यानी ब्रिटेन औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज था जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना है। यानी ब्रिटेन ऐसा पहला समाज है जो ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय बना है। यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। वैसे तो हम जो क्लास 10 की हिस्ट्री वाली बुक है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, कितने कितने लोग यहाँ पर थे। और यहाँ पर मैं ये काउंटिंग पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत अच्छे से बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं, नोट भी करवा चुके हैं कि कितनी कितनी संख्या बढ़ी है यहाँ पर लोगों की। तो ये वही बताया गया है इसमें, आर्टिकल जो लेख लिखा गया है वो बताया कितने कितने लोगों की संख्या हो गई है। जैसे 1800 में 10,000 निवासियों वाले कस्बों शहरों में जनसंख्या के 20% लोग रहते थे। 1900 तक संख्या ये 74% हो गई। जो लंदन की राजधानी है वहाँ पर सन 1800 तक 1.1 करोड़ लोग रहा करते थे। संख्या लगातार यहाँ पर उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई है। जैसे जैसे लोग जो है खेती से उन्मुख होकर, खेती से अलग हटकर केवल रोजगार की तलाश में शहरों की ओर गए हैं, तो संख्या शहरों की लगातार बढ़ती चली गई है। और देखते ही देखते जो दुनिया का सबसे बड़ा लंदन जो है दुनिया का सबसे बड़ा नगर बन गया, उत्पादन, वाणिज्य और आर्थिकी का सबसे बड़ा केंद्र भी बन गया था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। जिस तीव्र गति से औद्योगिकरण का विकास इंग्लैंड में हुआ या ब्रिटेन में हुआ, उतनी तीव्र गति से भारत में नहीं हुआ। भारत में इसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पर वो बताया गया है कि
यह कौतूहल की बात है कि ठीक इसी ब्रिटिश औद्योगिकरण का एक उल्टा असर यानी भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। यानी कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये था कि हमारा भारत, आपको ये भी पता होगा प्राचीन समय से ही हमारे भारतीय जो व्यापारी हैं वो दूर दूर तक यात्राएं करते रहे हैं, दूर दूर तक अपने उत्पादों को बेचा करते थे। खास करके जो आपका हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति में भी आपके जो है विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। तमाम जो उनकी मोहरें वगैरह हैं, आप देखें मेसोपोटामिया सभ्यता या फिर जो भी उनकी जो है पत्तन वगैरह है वहाँ से प्राप्त की गई हैं। तो आप देखेंगे प्राचीन समय से हमारा भारतीय व्यापार होता रहा है। प्राचीन समय में भी हमारे यहाँ औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे, यानी बड़े बड़े औद्योगिक नगर शहर हुआ करते थे। लेकिन भारत में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औपनिवेशिक भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी गई है, तो हुआ ये है कि हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से पहले से मौजूद जो औद्योगिक शहर थे उनका क्षरण होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी भारत में कुछ पुराने परंपरागत नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन और निर्माण में चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और परंपरागत ढंग से होने वाले रेशम और कपास का उत्पादन और जो निर्यात है, ये आप देखेंगे मैनचेस्टर प्रतियोगिता में ये गिरता चला गया है। यानी हमारे यहाँ परंपरागत ढंग से जो भी रेशम का उत्पादन हो रहा था, कपास का उत्पादन हो रहा था, इसका निर्यात आप देखेंगे लगातार गिरता चला गया है, क्योंकि यहाँ पर अब जो भी इंग्लैंड के बने उत्पाद हैं वो आ गए हैं। भारत में प्राचीन जो आपके नगर हैं, जैसे प्राचीन जो आपके औद्योगिक नगर बोले जाते हैं, सूरत, मसूलीपट्टनम हुआ करते थे, जहाँ पे अच्छा खासा व्यापार हुआ करता था। इनका अस्तित्व यहाँ पर कमजोर होने लगा है। आप देखेंगे इनका जो अस्तित्व था धीरे धीरे करके वो कमजोर होने लगा है। जबकि आपके नए औद्योगिक नगर हैं जिनकी नींव आपके अंग्रेजों ने रखी है, वो नगर यहाँ पे निकल कर आए हैं, जैसे बम्बई, मद्रास, जो उपनिवेशी शासन में प्रचलित हुए हैं और ये मजबूत हो गए हैं। आप देखेंगे भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद तंजौर, ढाका और मुर्शिदाबाद की राज्यसभाओं का यहाँ पर विघटन हो गया है, क्योंकि खास करके अंग्रेजों ने जो प्रशासनिक इकाइयां बनाई थी वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से निर्धारित की थी। जैसे बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इन्होंने एक तो ये देखा था कि ये भी नगर जो हैं ये खास करके समुद्र से लगे हुए हैं, यहाँ से जो जहाज आ जा सकते हैं आसानी से, और हम यात्रा भी यहाँ से कर सकते हैं, सामान यहाँ से हमारा आ जा सकता है, हम लोग भी यहाँ से आ जा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से यहाँ पर इन्होंने इनकी बुनियाद रखी थी। तो यहाँ पर जो पुराने हमारे औद्योगिक नगर थे, जब उनका इन्होंने खत्म कर दिया, उन जगहों को खत्म कर दिया गया, जैसे तंजौर को, ढाका को, मुर्शिदाबाद को इनका विघटन कर दिया गया, तो फलते इन राज्यसभाओं के संरक्षण में जो भी काम करने वाले कारीगर थे, कलाकार थे, कुलीन लोग थे, उन सब का पतन हो गया। यानी ऑब्वियस सी बात है, जब वो कभी जो शहर थे, कभी जो ये जगह थी, इनकी अपनी अपनी खुद की एक व्यवस्था थी पूरी, वो हुआ करती थी, उन सबका अंग्रेजों ने जब विघटन कर दिया है, तो वहाँ पर रहने वाले ये सभी लोग हैं, इनके रोजगार पर संकट क्रिएट हो गया है। और संकट क्रिएट होने के बाद क्या हुआ कि ये लोग यहाँ से पलायन करने लगे हैं, या फिर इनका जो वजूद था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हमें ये नाटकीय बदलाव ये देखने को मिलेगा। देखिए, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रभाव से ज़्यादातर लोग नगरों में आए, लेकिन हमारे भारत में इसका उल्टा हुआ। ब्रिटेन में तो हम ये देखते हैं औद्योगिकरण हुआ है तो लोग गांव छोड़कर नगरों की तरफ आए हैं, जबकि भारत में इसका विपरीत हुआ है। भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में ज़्यादातर लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा है। बड़ा समस्या है। यानी हमारे यहाँ उल्टा हुआ है। हमारे यहाँ औद्योगिकरण आने से क्या हुआ, हमारे यहाँ ये हुआ कि हमारे यहाँ जो लोग अपने परंपरागत उद्योग चला रहे थे उन्हें तो सुनियोजित तरीके से अंग्रेजों ने ध्वस्त करवा दिया, तो लोग मजबूरी में कुछ बचा ही नहीं। परंपरागत हस्तशिल्प का उद्योग चौपट है और कोई उद्योग अंग्रेज पनपने नहीं दे रहे हैं, तो लोग मजबूरी में अपनी खेती की ओर ही उन्मुख हुए। हमारे यहाँ उल्टा हुआ है और भारतीय जनगणना इस रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से दर्शाती भी है। यानी भारत में समाजशास्त्री लेखन में उपनिवेशवाद के विरोधाभासी और जो अनिश्चित परिणाम है इनके बारे में अक्सर चर्चा की गई है। पश्चिमी औद्योगिकरण और उसके परिणाम स्वरूप जो उभरे मध्यवर्ग की तुलना में भारत में औद्योगिकरण जो हुआ है, तो इनके साथ, इनके अनुभवों के साथ यहाँ पर तुलना की जाती है, चर्चा की जाती है इनकी। यहाँ पर आप देखते हैं, यानी औद्योगिकरण का मतलब केवल मशीनों पर आधारित उत्पादन ही नहीं है, बल्कि यह नए सामाजिक समूहों और नए सामाजिक संबंधों के उद्भव और विकास की कहानी भी है। यानी जब औद्योगिकरण का विकास होता है तो आप देखते हैं नए नए सामाजिक समूह भरकर आते हैं, नए सामाजिक संबंध क्रिएट होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले के समय में जमींदार हुआ करते थे और कृषि मजदूर हुआ करते थे, यानी खेती वाले मजदूर हुआ करते थे। अब फिर क्या हुआ, अब जमींदार वाले, जब औद्योगिकरण हुआ तो जमींदार रहे नहीं। अब क्या हुआ, अब व्यापारी बन गए, बिजनेसमैन बन गए, यानी कि अब उद्योगपति बन गए अब यहाँ पर। और वहीं यहाँ पर पूंजीपति वर्ग का उदय हो गया है। पूंजीपति वर्ग के साथ साथ अब जो पहले कृषक मजदूर हुआ करते थे, अब वो औद्योगिक मजदूर हो गए हैं। और जिस तरह से जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं उन्होंने अपने एक संगठन बना लिए हैं, उन्होंने अपने समूह बना लिए हैं, औद्योगिक मजदूरों ने अपने समूह बना लिए हैं, अपने संगठन क्रिएट कर लिए हैं। तो एक नए संबंध यहाँ पर देखने को मिलेंगे हम।
ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। खास करके मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन लोगों ने अपने व्यापार के उद्देश्य से नगरों को यहाँ पर चयन किया था, अपनी आने जाने की सहूलियत की वजह से कि भाई इससे बहुत आसानी से हमारा व्यापार हो, हम द्रुत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाएं। इस आधार पर इन्होंने समुद्र तटीय नगर जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास इन्हें उपयुक्त माने और तीनों को प्रेसिडेंसी शहर भी बनाया है। इन जगहों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था और यहाँ से उत्पादित वस्तुओं का सस्ती लागत से आयात भी किया जा सकता था। इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। यानी औपनिवेशिक नगर ब्रिटेन में स्थित आर्थिक केंद्र और औपनिवेशिक भारत में स्थित हाशिए के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र थे। यानी ये जो नए नगर स्थापित किए गए थे, ये वास्तव में जो ब्रिटेन के साथ एक नया संपर्क स्थापित कर रहे थे। यानी कि इन्हीं की मदद से ब्रिटिशर्स जो थे इन अपने देश के साथ संपर्क बिठा पा रहे थे, अपने देश के आयात निर्यात कर पा रहे थे। ये जो नगर थे यानी ऐसे विकसित नहीं किए थे, बहुत प्लानिंग करके विकसित किए गए थे। जैसे बताया, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि औपनिवेशिक भारत में बंबई को इस प्रकार सुनियोजित ढंग से विकसित किया गया था कि सन 1900 तक भारत की 1/3 कच्ची कपास को जहाज से भेजा जा चुका था। यानी आप समझ सकते हैं, इस हिसाब से इन्हें तैयार किया गया था इन नगरों को कि भाई यहाँ से यहाँ के जो फेमस उत्पाद हैं उन्हें हम यहाँ से ले जा सकें। जैसे उस समय बंगाल जो रीजन था, पूरा बंगाल भारत का हिस्सा था, तो वहाँ से क्या है, कपास का पटसन का उत्पादन अच्छा खासा होता था। तो यहाँ पर भाई बताया गया है कच्ची कपास को यहाँ से जहाज से भेजा जा चुका था यहाँ तक। यहाँ पर आप देखें, बम्बई की बात हो रही है, पटसन पे पहुँच गया, पटसन तो कोलकाता का है, बम्बई की बात हो रही है। कोलकाता से जूट का निर्यात होता था, जबकि चेन्नई से जो कहवा कॉफ़ी है, चीनी है, नील और ये कपास, इसके अलावा मसाले वगैरह भी यहाँ पे ब्रिटेन को निर्यात किए जाते थे। तो इस वजह से एक सुनियोजित ढंग से इन्होंने यहाँ पर ये नगर यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी कि यहाँ से हमारा व्यापार सुचारू रूप से चल सकेगा। और आप देखेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने औपनिवेशिक शहरों का विकास हुआ, उद्भव कैसे हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले कोलकाता की नींव रखी गई है, यानी उन दोनों का कलकत्ता, और ये पहला नगर था इसकी इन्होंने नींव रखी है। नींव कैसे रखी गई है, इसका नाम आप याद रखना, यानी कि जो कोलकाता शहर जो वर्तमान में देख रहे हैं, इसका नाम पूछा जाता है कोलकाता की नींव किसने रखी है। तो सन 1690 में एक अंग्रेज व्यापारी है, इसका नाम है जॉब चार्नॉक। देखिए, आप अगर जो आपकी किताब है, खास करके जो स्पेक्ट्रम वाली आपकी इतिहास की किताब है, वहाँ पर लिखा हुआ है 1700 में, स्थापना इसकी 1700 में हुई है। कहीं किताब में आप देखेंगे 1701 में बताया गया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, वैसे 1700 को ही माना गया प्रामाणिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से। देखें 1700 ईस्वी को ही प्रामाणिक माना गया है। तो यहाँ पे सन 1690 में क्या है, अंग्रेज व्यापारी है, इसका नाम है जॉब चार्नॉक। तो इन्होंने हुगली नदी के तट से लगे 3 गांव थे यहाँ पे, कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतानुती, इनको पट्टे पर लिया है। इनका उद्देश्य यहाँ पर यह था कि इन तीनों गांवों में व्यापार के अड्डे यहाँ पर बनाएंगे। और हुगली नदी के किनारे आपको पता होगा 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। और फोर्ट विलियम की स्थापना रक्षा और सैन्य बल को गठित करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि अंग्रेज अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। और फोर्ट और उसके आसपास का जो खुला क्षेत्र, जिसे मैदान कहते थे, यहाँ पर सैन्य बलों के डेरे थे। और ये कलकत्ता नगर का ये यहाँ पर केंद्र ऐसे करके बन गया। धीरे धीरे करके इसका विस्तार होता चला गया और ये केंद्र से नगर का यहाँ पर प्रसार होने लगा। तो ऐसे करके कलकत्ता की यहाँ पर नींव पड़ गई है। यानी 1700 में ही इसकी नींव मानी जाती है, 1700 में ही इसकी अच्छी तरह से नींव पड़ गई है। तो जॉब चार्नॉक को इसे श्रेय जाता है इसको स्थापित करने का। हम यहाँ पर सभी प्रकार की जो अंग्रेजों ने व्यवस्था लागू की उन सभी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। जैसे चाय की बागवानी है, कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चाय की बागवानी पर आते हैं कि किस तरह से चाय की बागवानी की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण उस प्रकार नहीं हुआ जैसे ब्रिटेन में हुआ है। इसकी वजह औद्योगिकरण की देर से हुई शुरुआत नहीं थी, बल्कि यहाँ प्रारंभिक औद्योगिकरण और नगरीकरण पर औपनिवेशिक शासन चलता था। यानी कहने का मतलब क्या है, रीजन ये था कि अंग्रेजों ने पहले हमारे यहाँ का जो नगरी वातावरण था उसको ध्वस्त किया है, हमारी जो औद्योगिक व्यवस्था है, परंपरागत औद्योगिक व्यवस्था, उसको ध्वस्त किया है। उसके उपरांत अंग्रेजों ने हमारे यहाँ औद्योगिकरण का विकास किया है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ है। ब्रिटेन में तो एक नए सिरे से हुआ है। यहाँ पर बागवानी में अगर आप बात करें तो हम यहाँ पे चाय की बागवानी का उदाहरण लेंगे। यानी आधिकारिक रूप से आपको ये पता चलता है, रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करती थी, उनसे बलपूर्वक काम किया जाता था। ये हम सब बात में पढ़ चुके हैं। अंग्रेज क्या थे, अनुबंध करवा लेते थे लोगों से और उन अनुबंधों के जरिए इन लोगों को ले जाया जाता था और सस्ते दामों पर, यानी पैसे मिलते ही नहीं, सस्ते दाम भी छोड़िए, पैसे मिलते नहीं, कोड़े के दम पर, हंटर के दम पर, मारपीट के दम पर उनसे दिन रात काम करवाया जाता था। तमाम लोग वहीं मर जाते थे कि कोई कहने सुनने वाला नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप कि औपनिवेशिक, वास्तव में औपनिवेशिक प्रशासक यह मानकर चलते थे कि बागान वालों को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों पर कड़े से कड़ा बल प्रयोग किया जाए। लेकिन यहाँ पर जरूरी ये नहीं है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि औपनिवेशिक शासकों ने जो नियम हमारे देश में चलाए
वो नियम उनके देश में नहीं थे। ध्यान देने वाली बात यह है, इतने क्रूरता वाले जो नियम स्थापित किए गए थे औद्योगिकरण में, जो हमारे यहाँ स्थापित किए गए थे नियम, वो उनके ब्रिटेन में नहीं थे नियम, लेकिन भारत में उन्होंने बहुत बर्बरता के साथ वो नियम यहाँ पर अपनाए हैं। नहीं, यह जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश उन प्रजातांत्रिक नियमों का निर्वाह औपनिवेशिक देश में भी करे जो ब्रिटेन में लागू होते थे, ये जरूरी नहीं है, ये भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर चाय बागान के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे है। 1851 में हमारे यहाँ क्या है, चाय उद्योगों की भारत में शुरुआत हुई है और ज़्यादातर चाय के बागान आसाम में थे। सन 1903 तक हम देखेंगे 4,79,000 जो है स्थायी और 93,000 अस्थायी लोग यहाँ पर काम पर रखा गया था। असम की जनसंख्या आपको पता है सघन नहीं थी, पूरा निर्जन पहाड़ी इलाका था, तो यहाँ पर बागान तैयार किए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर दूसरे प्रांतों से, खास करके आपके जो मध्यवर्ती रीजन है, मध्य प्रदेश झारखंड वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, यहाँ से लोगों को ले जाया गया है। दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर ले जाए गए हैं। अब चूंकि वहाँ की हवा जो है, वहाँ की हवा पानी बिल्कुल परिवर्तित है, वहाँ का जो पर्यावरण बिल्कुल अलग है और हमारे मध्य भारत में बिल्कुल अलग है, तो इनके स्वास्थ्य के लिए ये आबो हवा बिल्कुल प्रतिकूल थी। तमाम लोगों को तमाम तरह के बुखार वगैरह हो गए, तमाम लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर अभी बताया गया है कि इनके इलाज में अत्यधिक खर्चा होता था और इस खर्चे के लिए बागान मालिक और ठेकेदार सहमत नहीं थे। यानी कि सही बात यह है, कहीं ना कहीं इन सब खर्चों से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया है, सरकारी तंत्र का फायदा लिया है, कानून बनाया है और कानून के जरिए एक अनुबंध करवा लेते थे, लोगों को कह सकते हैं खरीद लेते थे। यानी कि उस अनुबंध का तो मतलब यही था कि लोगों को खरीद लिया, लोग उससे कभी बच ही नहीं पाते थे। यानी ऐसे कानून बनाए गए कि गरीब मजदूरों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। तो ऐसे ये कानून जैसे हैं, यह काम ठेकेदारों को दिया गया था, जो बंगाल के ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट के तहत ये ठेकेदार जो थे इनकी भर्ती करते थे और इन्हें मजदूरों को वहाँ पर अपने असम वगैरह में बागानों में खेती करवाने के लिए ले जाते थे। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि दंड का प्रावधान है, इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो व्यक्ति मान लीजिए काम नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति वहाँ पर इनके अकॉर्डिंग नहीं चल पाता, उसे दंड दिया जाता है। जेल का भी प्रावधान था यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। करजन के 62 की यहाँ पे कुछ झलक दी गई है, बताया गया है। और बागानों के मालिक कैसे रहते थे, यानी कि एक तो मजदूरों की हालत होगी, बागान के मालिक कैसे होते थे। बागानों के जो मालिक होते थे वो वास्तव में गोरे साहब होते थे और वो बड़ी विलासतापूर्ण तरीके से रहते थे। यानी आप देखें उनकी जीवन शैली भोगविलास की थी, चमकदार थी। बंगले उनके मजबूत लकड़ी के पट्टों पर स्थित और घिरे हुए होते थे ताकि जंगली जानवर ना आ पाए। चारों ओर बाग वगैरह बनाए जाते थे और गोरे साहबों की देखरेख करने के लिए कुछ भारतीय लोगों को तैयार किया गया था। यानी उन्हें नौकर के रूप में ट्रेंड किया गया था कि भाई मालिक हैं ये आपकी, इनकी कैसे सेवा करनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने जो है शोषण किया भारतीय जनता का, वो सब यहाँ पर कहानी इसमें जिक्र किया गया है। अगली और अंतिम हेडिंग आपकी यहाँ पर है, स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण कैसे फैला है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। यानी पहले के भागों में हमने जाना था कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण में औपनिवेशिक शासन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस भाग में हम संक्षेप में जानेंगे कि औद्योगिकरण को स्वतंत्र भारत की सरकार ने सक्रिय तौर पर बढ़ावा कैसे दिया है, हम यहाँ पर ये देखेंगे। वैसे इसके बारे में आगे भी चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए जो औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भी आर्थिक शोषण हुआ है, ये एक बहुत बड़ा केंद्रीय मुद्दा था। सब लोग जानते थे, आपको ये भी पता होगा, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले आपकी जो सकल भारतीय प्रति व्यक्ति आय है उसका अनुमान लगाया था। और दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय के किसी प्रति व्यक्ति भारतीय की आय लगाने का अनुमान लगाया है यहाँ पर। तो उपनिवेशवाद के से पहले के भारत की जो तस्वीर कथा साहित्य में आदि में दिखती थी, उसमें समृद्धि और संपन्नता थी। यानी ये बात हम सब जानते हैं कि प्राचीन समय में भारत हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वास्तव में सोने की चिड़िया होने के बहुत सारे रीजन थे, ऐसा नहीं था ऐसे ही कहा जाता, हवा में नहीं कहा जाता था, वास्तव में था। लेकिन उपनिवेशवाद के बाद भारत में गरीबी दिखाई देती थी। गरीबी आने का रीजन क्या था, क्योंकि उपनिवेशवाद शासकों ने सुधार तो यहाँ पे किया ही नहीं, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं लेकर आए, कोई सामाजिक कह सकते हैं लोगों के सामाजिक हित के लिए कोई स्कीम यहाँ पर लॉन्च ही नहीं की, तो यहाँ पे सुधार आ ही नहीं सकता था। तो यहाँ पर खास करके आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया है। लोग जान पाए हैं कि भाई हमारा देश क्या होता है, हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाए। तो ये सब विचार यहाँ पे पनपे हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अनुमान लगाया कि तीव्र और वृहद औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, जिनसे विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रवादियों ने अपना एक अनुमान ये लगाया है। इनका मानना यही है कि भाई ऐसा नहीं है कि औद्योगिकरण को हम हटा दें, इनका भी यही मानना है। जो आज़ादी के बाद के नेता जो रहे हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और भी लोग हैं, इनकी एक सम्मिलित राय ये बनी है कि वास्तव में हमारे भारत के विकास, तीव्र औद्योगिकरण ही हमारे विकास की कुंजी है, जिसके माध्यम से हमारे भारत में आर्थिक सुधार आ सकते हैं और हम अपने यहाँ सामाजिक न्याय यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जैसे
आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने सोच रखा था कि आधुनिक और समृद्धशील भारत की नींव बृहद लौह इस्पात उद्योग, विशाल बांधों और विद्युत शक्ति के केंद्रों पर रखी जानी थी, क्योंकि रीजन ये था कि हमारे यहाँ आधारभूत उद्योगों का अभाव था। और आधारभूत उद्योगों का अभाव होने की वजह से जवाहरलाल नेहरू का मानना यही था कि जब तक आधारभूत उद्योग हमारे यहाँ इनकी स्थापना नहीं होगी तब तक और उद्योग या प्राइवेट सेक्टर नए उद्योग स्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी ये है जो आधारभूत उद्योग हैं इन्हें खड़ा किया जाए, ताकि यहाँ पर पूरा एक प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो और यहाँ पर नई नई कंपनियां, नए नए लोग यहाँ पर आ पाएं और अपने व्यापारों को आगे बढ़ा पाएं। तो इस उद्देश्य से इन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ समितियां वगैरह बनाई गई हैं। वैसे इसके बारे में आपको मैंने पहले ही बढ़ा दिया है, यानी कि आपकी इकोनॉमी चल रही है रमेश सिंह की, वहाँ पर हमने चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में बनी है, इसका नाम है नेशनल प्लानिंग कमेटी। अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू और संपादक इसके केटी साह थे, ये आप जानते होंगे। उसने 1939 से अपना कार्य प्रारंभ किया है, लेकिन आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने की वजह से और हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, तमाम नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो इसकी वजह से ये कार्य नहीं कर पाई है, अपनी योजना समिति कार्य नहीं कर पाई है। हालांकि 1949 में इसने अपनी अनुशंसाएं दी हैं, अपनी रिपोर्ट पर जो है यहाँ पर सबमिट की है। उसके आधार पर 1950 में हमारे यहाँ भारत सरकार के प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ है। यानी उसमें माना जाता है कि इसी के विचार यहाँ पर अमल में लाए गए योजना आयोग के रूप में। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण आप देखेंगे किस तरह से नगरीकरण आगे बढ़ा है, इसी में ही आगे बताया गया है कैसे कैसे नगरीकरण आगे बढ़ा है, वो आप जानेंगे। यानी भारत में 21वीं शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया की दर अत्यंत तीव्र होती नजर आती है। भारत सरकार की जो स्मार्ट सिटी की महत्वाकांक्षी योजना है, इस गति को तीव्र करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद 2 दशकों में आपके भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। जो समाजशास्त्री हैं एक M.A.S. राव, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इनका मानना है कि भारत के कई गांव भी तेजी से बढ़ रहे हैं और नगरीय प्रभाव में आ रहे हैं। तो इन्होंने 3 भिन्न प्रकार के नगरीय प्रभावों की यहाँ पर स्थिति की व्याख्या की है कि कौन कौन से 3 नगरीय प्रभाव यहाँ पर गांव में देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने बताया है M.S. श्रीनिवास ने कि कौन कौन से गांव में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया कि वे गांव आते हैं जहाँ से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं, ठीक है, और शहरों में ये लोग रहते हैं और उनका परिवार जो होता है गाँव में रहता है। तो खास करके इन्होंने बताया कि उत्तर मध्य भारत के एक गाँव माधोपुर में 298 घर हैं और उनमें से 77 घर ऐसे हैं जिनके सदस्य प्रवासी हैं, ठीक है। तो ये बताया है। तो ऐसे ही इन्होंने दूसरे प्रकार का जो शहरी प्रभाव बताया है, उन गांव में ये देखा जाता है कि ये औद्योगिक शहरों के निकट स्थित हैं। खास करके महाराष्ट्र के निकट जो भी गांव स्थित थे उनका विकास हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास जब मुंबई का पसराव आगे बढ़ा है तो वहाँ पर रहने वाले आसपास के जो गाँव के लोग थे तो उन गाँव को लोगों को लाभ मिला है, क्योंकि तत्काल वो आ जा सकते थे इन जगह पर। तो वो बताया गया है। और तीसरे प्रकार के गांव कौन से होते हैं? तीसरे प्रकार के गांव पर शहरी प्रभाव ये होता है कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जो नगरी संकुल के पास होते हैं। जैसे एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ये है, NCER वाला एग्जाम्पल है, नेशनल कैपिटल रीजन वाला एग्जाम्पल है। नोएडा, गुड़गांव, ठीक है, जो भी आप देखेंगे हरियाणा का जुड़ा हुआ जो भी था, जो भी इलाका जो था आप देखेंगे, फरीदाबाद वगैरह, वहाँ पर कुछ नहीं था। आज से अगर 30-40 साल पहले उठाकर देखें तो वहाँ के स्थानीय लोगों से अगर आप पूछें, कुछ नहीं था वहाँ पर, ना के बराबर। लेकिन आज के समय में टोटल NCR रीजन बन चुका है और NCR की वजह से आप देखते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट हाई देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पर जितने भी गरीब जो गांव के लोग थे जिनके पास छोटी मोटी भी ज़मीनें थी वो भी आज करोड़पति बन गए हैं, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये सब जब महानगर बन जाते हैं तो महानगरी संकुल में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो इससे इनका भी विकास हो जाता है। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये बताई गई है कि चुने हुए महानगरीय शहरों की जनसंख्या, ठीक है, ये जिक्र किया गया 1951 से 2011 तक कैसे कैसे बढ़ी है। जैसे 1951 से आप देख रहे हैं मिलियन में है संख्या, और ये आते आते यहाँ तक जनसंख्या कितनी पहुँच गई है, लगभग 375 मिलियन के लगभग ये जनसंख्या यहाँ पर पहुँच गई है। लगातार वृद्धि हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। और चुने हुए महानगरीय शहरों में 10 की वृद्धि जो है वो कितनी बड़ी है, यानी उसमें देखने को मिलता है कि थोड़ा बढ़ी है लेकिन बाद में वो कम भी हुई है। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि 1951 में भारत की जनसंख्या 7.29% यानी कि लगभग 62.44 मिलियन लोग जो थे वो 2843 कस्बों में रहते थे, जबकि 2011 की जो जनसंख्या है इसमें बताया गया है 31.16% लोग, यानी लगभग 377.10 मिलियन लोग जो हैं ये 7,935 कस्बों में रह रहे हैं। यानी कहा जाए वर्तमान में तो भारत की लगभग 31% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है, यहाँ पर ये बात कही गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से औपनिवेशिक शासन ने हमारे भारत की संरचना में परिवर्तन किया है, वो आपने यहाँ चैप्टर में देख लिया है। हालांकि इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं था, ये सारी बातें आप अगर आप जानना चाहें तो आप जो चैप्टर जो है क्लास हिस्ट्री, जो 10th की हिस्ट्री है आपकी,
नहीं NCERT हिस्ट्री जो 10th की है, तो उसमें मैं सारी बातें बता चुका हूँ। वहाँ पर आपने डिटेल में नोट्स भी बनाए हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। देखिए ये वाली किताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मेरा मानना ये है कि चाहे आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हों या ना हो, आपका सब्जेक्ट ये हो या ना हो, लेकिन आप इस किताब को जरूर पढ़ें, इसको मिस ना करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ चैनल में अब लोग वीडियो लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको वीडियो लाइक शेयर करते रहना है ताकि नए अभ्यर्थी जुड़ सकें, नए अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर कह सकते हैं दिशा निर्देश मिल सके। तो आप लोग इतना ये नेक काम करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।